आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश में शुरू की 5G सेवा। कहा, 5G सेवाओं के साथ भारत दूरसंचार तकनीक के क्षेत्र में निर्धारित करेगा वैश्विक मानदंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 5G इंटरनेट सेवा से शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि सहित सभी क्षेत्रों को मिलेगी गति। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2022 का प्रयागराज में किया शुभारंभ। प्रदेश भर में कल से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू और कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली के एक तालाब में पलटने से 26 लोगों की हुई मौत, कई अन्य घायल। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने की मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए राहत राशि देने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम से 5G सेवाओं की शुरुआत की। 5G तकनीक से इंटरनेट की गति तेज होगी, कवरेज का दायरा बढ़ेगा और संपर्क अधिक भरोसेमंद तरीके से किया जा सकेगा। इससे ऊर्जा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क की कुशलता भी बढ़ेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G सेवा की शुरुआत दूरसंचार उद्योग की ओर से 130 करोड़ भारतीयों के लिए उपहार है। यह एक नए युग में प्रवेश और अनंत अवसरों की शुरुआत है। आज का यह ऐतिहासिक अवसर एक राष्ट्र के तौर पर, भारत के एक नागरिक के तौर पर हमारे लिए नई प्रेरणा लेकर आया है। क्यों न हम इस 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत के विकास को अभूतपूर्व गति दें। क्यों न हम इस 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से विस्तार दें। क्यों न हम इस 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी में रिकॉर्ड वृद्धि करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2G, 3G और 4G सेवाओं के दौर में भारत तकनीक के लिए अन्य देशों पर निर्भर था, लेकिन 5G सेवा की शुरुआत कर देश ने एक नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि 5G सेवाओं के साथ पहली बार भारत दूरसंचार तकनीक में एक वैश्विक मानदंड निर्धारित करेगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम विकास की एक विस्तृत संकल्पना को समेटे हुए है। ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है। डिजिटल इंडिया अभियान की बहुत बड़ी सफलता है। डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता डिजिटल उपकरण, डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल लागत और डिजिटल फर्स्ट के दृष्टिकोण पर निर्भर करेगी और सरकार ने इन चारों पहलुओं पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि हर घर जल और उज्ज्वला स्कीमों की तरह ही सरकार सबके लिए इंटरनेट के लक्ष्य पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने 6ठी भारतीय मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत की घोषणा भी की, जिसका आयोजन 4 अक्टूबर से हो रहा है। इसका विषय है नया डिजिटल विश्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम से वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से वर्चुअली जुड़े। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने डिजिटल इंडिया के क्रम में 5G की सुविधा से देश को जोड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5G की सेवा से शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि सहित सभी क्षेत्रों को गति मिलेगी। आज प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया विजन के कारण पूरी दुनिया हर एक नौजवान के जेब में है। हमने कुछ मास्टर ट्रेनर बनाए और मास्टर ट्रेनर के बाद फिर हम लोगों ने वर्चुअली टेली कंसल्टेशन के माध्यम से केजीएमयू, एससीपीजीआई और आरएमएल से जुड़े हुए एक्सपर्ट को प्रदेश भर के सभी उस फील्ड से जुड़े हुए और उस फील्ड में रुचि रखने वाले युवाओं के साथ जोड़ करके उसे अपने साथ जोड़ा। तो आज हम प्रदेश के अंदर, जिस प्रदेश में 2020 के मार्च माह तक आरटीपीसीआर की एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी और प्रदेश
क्षमता विकसित कर दिया है कि बहुत सारे बच्चे जो अपनी पढ़ाई रेगुलर क्लासेस अटेंड करके नहीं कर सकते, वे वर्चुअली इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रदेश सरकार ने 2020 में अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था इसी उद्देश्य से प्रारंभ की। 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ के राजभवन में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के साथ मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नैक ग्रेडिंग के लिए तैयार प्रस्तुतिकरण की समीक्षा की। विश्वविद्यालय इससे पूर्व वर्ष 2017 में नैक से बी ग्रेड प्राप्त कर चुका है। राज्यपाल ने बैठक में विश्वविद्यालय द्वारा नैक मूल्यांकन तैयारियों के लिए गठित कमेटी के सदस्यों से सभी 7 मानकों पर बिंदुवार जानकारी ली और प्रस्तुतिकरण को बेहतर किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल एवं युवा मामले के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल प्रयागराज में 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत बनेगा और इस अभियान में युवा अहम भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण के लिए काम करना और ये सोचना कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ रहे हैं, ये प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने जनता से देश के संसाधनों को बचाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की भी अपील की। श्री ठाकुर ने बताया कि देश के 1850 शहरों में आयोजित भारतीय स्वच्छता लीग में प्रयागराज प्रथम स्थान पर रहा। स्वच्छ भारत 2022 कार्यक्रम देश भर के 744 जिलों के 6 लाख गांवों में नेहरू युवा केंद्र संगठन से जुड़े सभी यूथ क्लब और राष्ट्रीय सेवा योजना के युवाओं तथा स्वयं सेवकों के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने स्वच्छ भारत 2022 के माध्यम से 1 करोड़ किलो प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने और उसको निपटाने का लक्ष्य रखा है। बाद में खेल मंत्री ने प्रयागराज में अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया और 8 दिवसीय स्वर्ण जयंती खेल उत्सव का शुभारंभ किया। प्रदेश भर में कल से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया गया, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा और दस्तक अभियान 7 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक जिले में डेंगू, मलेरिया, दिमागी बुखार, कालाजार जैसे संचारी रोगों के साथ ही टीबी के लक्षण युक्त मरीजों की पहचान करेगा। वहीं दस्तक अभियान के तहत आशा कार्यकर्त्री घर घर जाकर लोगों को दिमागी बुखार से बचाव और इसके लक्षणों और उपचार सुविधाओं के प्रति लोगों को जागरूक करेगी। इसी क्रम में कल मऊ, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर सहित कई जिलों में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान जागरूकता वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने भी जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। कानपुर नगर के साढ़ थाना क्षेत्र में साढ़ और गंभीरपुर गांव के बीच कल शाम श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के अनियंत्रित होकर तालाब में पलट जाने से 26 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। दुर्घटना का शिकार हुए लोग मुंडन संस्कार के बाद फतेहपुर चंद्रिका देवी मंदिर से लौट रहे थे। दुर्घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष और मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक मदद की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत कार्य के निर्देश दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश में शुरू की 5G सेवा। कहा 5G सेवाओं के साथ भारत दूरसंचार तकनीक के क्षेत्र में निर्धारित करेगा वैश्विक मानदंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 5G इंटरनेट सेवा से शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि सहित सभी क्षेत्रों को मिलेगी गति। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2022 का प्रयागराज में किया शुभारंभ।
प्रदेश भर में कल से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू और कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली के एक तालाब में पलटने से 26 लोगों की हुई मौत, कई अन्य घायल। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने की मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए राहत राशि देने की घोषणा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।